हेमंता बिश्व शर्मा और ये जो जीत है, ये जो बड़ी जीत है, सेंचुरी के साथ ये हैट्रिक, और इसमें हेमंता बिश्व शर्मा का चेहरा, 5 साल का उनका कार्यकाल और जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का उनका जो नारा, और जिस तरह से हेमंता बिश्व शर्मा ने जो स्कीम चलाई, और तीसरी सबसे बड़ी वजह गौरव वो ये है कि कांग्रेस की कमजोरी धरातल पर, कांग्रेस असम में आप तस्वीरें भी देखिए कि धरातल पर जितनी कमजोर कांग्रेस यहाँ पे दिखी, वो एक जीत की अगली कड़ी बीजेपी के लिए उसने भी रास्ता सुगम किया कहीं ना कहीं। बीजेपी की ये जो बड़ी जीत है उसमें कांग्रेस की भी भूमिका है, कांग्रेस का भी रोल इसमें है। हेमंता बिश्व शर्मा अब पिछली बार देखिए 75 से सीधे सेंचुरी लगाते हुए, और सुबह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर असम में सरकार बनाने की काबिलियत हमारी होगी, इतनी हमारी सीटें आएंगी। काउंटिंग शुरू होने के पहले से ये दावा किया जा रहा है कि 64 क्या उससे ज़्यादा यहाँ पर हमारी सीटें आएंगी। 3 दलों के गठबंधन में अकेले बीजेपी उस स्थिति में होगी। और ये जश्न देखिए, नॉन स्टॉप जश्न पिछले 2 घंटे से, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, वो इस वक्त देखिए गदाधारी पुरुष भी आपको यहाँ पर एक दिख रहे होंगे, गदा लेकर के जिस तरह से यहाँ पर जश्न मन रहा है। पिछले 2 घंटे से पूरा परिसर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वो पूरी तरह से भगवा गुलाल से नीचे की धरती फट गई है। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो बलून्स हैं वो भी, ये गुब्बारे भी भगवा कलर के, यानी, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक तरफ दूसरे खेमे में अपने विधायकों को समेट कर, सहेज कर रखने की कवायद चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक पहुँचे और वो उनके विधायकों को कहीं से कोई खरीद फरोख्त न हो, इसकी जुगत में लगे हुए थे कल से डीके शिव कुमार। लेकिन उसकी नौबत शायद अब न आए, क्योंकि प्रचंड बहुमत इसको कहते हैं। 100 के पास आंकड़ा, 126 सीटों में 100 के पास पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। बंगाल की खुशी कहीं ना कहीं, बंगाल की खुशी भी असम में देखी जा सकती है। इस असम की खुशी बंगाल की जीत के साथ और दोगुनी हो जाती है। और वो जश्न जो नॉन स्टॉप पिछले 2 घंटे से ना तो कोई थक रहा है ना हट रहा है, सबके चेहरे पर, सर पर भगवा गुलाल है। और ये गुलाल अपने आप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो इस जश्न की शक्ल में इस वक्त तो असम में भी भगवा दिखाई दे रहा है। अगर आप असम देखें या पश्चिम बंगाल देखें, और यहाँ उसी रंग से, उसी गुलाल से एक तरीके से होली भी खेली जा रही है। इस समय की एक अहम खबर आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, TV9 भारतवर्ष पर ये ब्रेकिंग। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से आगे हैं, हालांकि वो लगातार यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। अभी 8702 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही लैग कर रहे हैं, और अभी भी यही खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी आगे हैं, बहरामपुर से दादा पीछे चल रहे हैं, और ये अधीर रंजन चौधरी शुरुआत से ही अभी पीछे चल रहे हैं। 8702 वोटों से नंदीग्राम में अभी शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। और अब आइए एक बार फिर से यहाँ स्टूडियो गेस्ट के पास हम चलते हैं, ये क्योंकि हमने अभी असम की चर्चा की, और यहाँ अरविंद मोहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पहले से बढ़ी हुई सीटें, किसी का आप साथ जरूरी नहीं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दिखाया है कि ऐसी सूरत आ जाने पर भी अपने सहयोगियों को साथ में लेकर चलती है, उनको सिग्निफिकेंस देती है। लेकिन यहाँ असम में इतनी प्रो इनकम्बेंसी है क्या? प्रो इनकम्बेंसी हो न हो, तैयारी बीजेपी की काफ़ी थी, और अपने राइवल से काफ़ी ऊपर थी, मैं कहूँगा। खाली अपनी तैयारी नहीं, राइवल से काफ़ी ऊपर थी। तो इसलिए इसको आप जनमत और मैनेजमेंट दोनों का मिला जुला हिसाब मानिए। और उसके तुलना में जो अपोजिशन के लोग हैं वो उतने ही बिखरे और उतने ही कमज़ोर हालत में रहे। उनकी स्ट्रेटजी का, उनके अपने लीडर्स के कोऑर्डिनेशन का। अगर इनमें से आपको ऊपर रखना हो किसी को नीचे, तो आप इसको लोकप्रियता को ऊपर रखेंगे या मैनेजमेंट को ऊपर रखेंगे? असम के मामले में ये थोड़ी दुविधा है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, एक फैक्टर असम में और है सर जिसकी बात हो रही है, और वो है डिलिमिटेशन। परिसीमन के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, पहले तो आपको बहुत बधाई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल और असम में आपने अच्छी
जीत हासिल करते हुए आप दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ और दो राज्यों में अगर देखें जिस तरह से यहाँ पर एनडीए आपका पुदुचेरी में भी बहुत आगे अच्छी सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिद्धार्थ, लेकिन असम की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी या विरोधी अभी भी कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन, बंगाल में एसआईआर और यहां असम में डिलिमिटेशन, इस वजह से भी बीजेपी की ये जीत हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन चुकी है कि जब जब हार का वो सामना करेंगे तो हार के बहाने वो पहले ढूंढते हैं। जिनके नेता आज रिजल्ट के दिन भी देश में ना हो और विदेश में बैठे हुए हों, उस पार्टी की क्या सीरियसनेस होगी ये हम सब जानते हैं। पर एक बात मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूँ, अगर इस देश के अंदर प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर को स्थापित कर पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लगातार तीसरी बार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत की जीत मिलना यह अपने आप में अप्रत्याशित है। असम वो राज्य था जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुआ करती थी, ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस्टियन था। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय यहां पर राज किया, पर ये 2011-12 के बाद आप लगातार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जहां चुन करके आती है वहां पर सुशासन को डिलीवर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुना जाता है। पर कांग्रेस पार्टी अगर कहीं गलती से चुन करके आ जाए तो फिर उसको वापस कोई नहीं चुनता, कहीं वो चुनाव जीत भी जाए तो। पर अभी तो हार का शतक जो है वो राहुल गांधी, आप केरल नहीं देख रहे हैं मतलब? नहीं, मैं तो केरल भी देख रहे हैं। केरल में 10 साल के बाद अगर आज वो आगे चल रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिल रहा है तो ठीक है। पर केरल देखते हुए हम ये क्यों नहीं देख रहे कि केरल के अंदर इलेक्शन कमीशन से कोई उनको शिकवा नहीं, ईवीएम से कोई उनको शिकवा नहीं, जहां जीत रहे हैं वहां कोई शिकवा नहीं, वहां इलेक्शन कमीशन भी तो आप ये कह रहे हैं सिद्धार्थ, बहुत अच्छा है। अगर बीजेपी है तो प्रो इनकम्बेंसी है और अगर कोई दूसरी पार्टी है तो एंटी इनकम्बेंसी है। सरल पटेल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। सरल जी, देखिए क्या कह रही बीजेपी कि 2011-12 से एक पैटर्न है, जहां पर बीजेपी होती है वहां बीजेपी दोबारा चुनकर आती है। अच्छा, उनकी बात में दम भी है क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा भी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दिखा देते हैं फिर आपके पास आते हैं। बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है रुझानों में। अभी रुझान में कुछ नतीजे भी आ गए हैं, अब वो बाइफर्केशन हम आपके लिए अलग से करेंगे, लेकिन 196 सीट मोटा मोटी आप कह सकते हैं बीजेपी के पास जाती दिख रही है। टीएमसी की 93 सीटों पर ही बढ़त है, तो 2 अंकों में सिमट गई, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था 3 अंकों में टीएमसी थी और 2 अंकों में बीजेपी थी। तो बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिल चुका है। इसी पर सरल पटेल जी बात करते हैं। सरल पटेल जी, एक 2/3 ले जा रहा है, 1/3 ले जा, एक तिहाई ले जा रहा है, आप कहां हैं? न 3 में न 13 में, पश्चिम बंगाल में? हम पश्चिम बंगाल में नहीं, हम केरल में है और हम असम में भी है। हम पश्चिम बंगाल में भी इस तरह से है कि लास्ट टाइम जिस तरह से इस बार ममता बनर्जी जी ने हमारे साथ वो नेशनल अलायंस में होते हुए भी हमें डिसमिसिव कर दिया था अलायंस से, तो ये उनके लिए भी एक सीख है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते तो शायद ये नतीजे इतने बुरे नहीं होते। तो ये जो एरोगेंस आई थिंक कहीं ना कहीं टीएमसी में भी था। तो सारी सीटों पर अलग से चुनाव लड़कर उसी का बदला लिया क्या आपने? उनके वोट काटे? नंबर 2, जो मेरे मित्र सिद्धार्थ यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को केरल में कोई शिकवा नहीं है, बिल्कुल शिकवा नहीं है, क्योंकि केरल में ना डिलिमिटेशन हुआ ना एसआईआर हुई। तो जिस तरह से असम की जनता ने देखा, हम सब ने देखा कि असम में किस तरह से मनमानी डिलिमिटेशन की गई और कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने मन मुटाव के हिसाब से काटा गया। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में क्या हुआ, कितने वोटर कटे, कितने लोग जेन्युइन वोटर्स वोट नहीं दे पाए, ये सारे आंकड़े देश के सामने हैं। तो ये सिलेक्टिवली कोर्ट नहीं होना चाहिए। हम एक प्रोसेस। तो फिर तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में फिर क्या होगा? खड़े हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। तो फिर तमिलनाडु में क्या हो गया? तमिलनाडु में जैसा कि हमने कहा कि वी वर पार्ट ऑफ द अलायंस बट वी वर नेवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने अपने अलायंस धर्म का धर्म निभाया। हम हमारे जो डीएम के हमारी एलआई थी उसके साथ खड़े रहे और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी जो गवर्नेंस और पॉलिसीज थी उनको जनता ने नकारा है। एक एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ और ये सरल जी, एक सवाल मेरा ये है कि क्या आपके लिए केरल के नतीजों को समझना सबसे सरल है और क्या वेस्ट बंगाल को समझना सबसे कठिन? बिल्कुल नहीं, वेस्ट बंगाल इतना ही हमने समझा है कि एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर करंटली लीडिंग ऑन 5 सीट्स। तो जो हमारा वोट शेयर है वो लास्ट टाइम जो हमने लेफ्ट के साथ मिलकर लड़ा था और इस बार 294 सीट्स पर हम इंडिपेंडेंटली लड़े। आपको लगता है अगर सारी सीटों पर आप इंडिपेंडेंटली नहीं लड़ते तो शायद टीएमसी, जो कि इन अ वे आपकी अलाय तो है ही,
क्या वो बची रहती सरकार में? ये आई थिंक ये जो आत्मचिंतन है वो टीएमसी को करना चाहिए कि क्यों बार बार एक एरोगेंट उन्होंने रुख अपनाया था, और ये कहीं ना कहीं उनके ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस ने नहीं, लेकिन ये एनालॉजी तो असम में भी लागू होती है। अगर आप एआईयूडीएफ के साथ होते तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता, वोट परसेंटेज मिलाएं तो शायद कुछ और रिजल्ट वहां पे होता। वहां तो ये सारा आप अपनी सहयोगी पार्टियों पे क्यों डाल रहे हैं? ये कांग्रेस के ऊपर सवाल क्यों ना आए कि उसने बड़ा दिल दिखाते हुए क्यों गठबंधन नहीं किया छोटी पार्टियों से? बिल्कुल, हम जहां पे भी सरकार, हम जहां पे भी लड़े, असम में सारी पार्टीज के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन कोई मनमानी बात पर हम अलायंस नहीं करना चाहते थे। एक रिस्पेक्टेबल नंबर्स पे वो सीट लड़ना चाहते थे, हम वी वर इन फेवर ऑफ दैट, लेकिन जो मनमानी बातें थी हम उससे एग्री नहीं हुए। वहां जहां वेस्ट बंगाल में बात है, हमने हमारे सारे दरवाजे खुले रखे थे टीएमसी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक नेशनल, लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी, दरवाजे खुले हैं केरल में ना एसआईआर ना डिलिमिटेशन। सिद्धार्थ जी से इसका जवाब जरूर लेंगे। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। एसआईआर असम को छोड़कर के सभी राज्यों में हुई और एसआईआर से समस्या इनको केरल में नहीं थी, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। देश भर के अंदर राहुल गांधी मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसमें केवल एक ही बात है कि कहीं गलती से जीत मिल जाए तो उसका श्रेय जो अपने सर ले लिया जाए, हार मिल जाए तो उसके 1000 कारण हो सकते हैं। राहुल गांधी को छोड़ करके शतक बना रहे हैं आप हार का, उस शतक के बावजूद आप आत्मचिंतन नहीं कर सकते,